खबर है कि रुपए का चिन्ह ये है या फिर ये है। ऐसी न्यूज क्यों है? क्योंकि पहले तमिलनाडु के अंदर रुपए का चिन्ह इस तरह से दिखाया जाता था, अब ऐसे दिखाया जा रहा है। सवाल बड़ा बनता है कि केंद्र सरकार बदल सकती है रुपए का चिन्ह या कोई राज्य सरकार, क्योंकि राज्य ने जिस तरह का कारनामा किया है वो इनके बस टिकट्स पे भी दिखने लगा है। बस टिकट्स पर भी अब तमिल लिपि के अंदर रुपए का चिन्ह व्यक्त किया गया है। तो यह रुपए का चिन्ह, जिसे कभी तमिलनाडु के ही एक नागरिक उदय कुमार के द्वारा बनाया गया था, आज तमिलनाडु के लोगों ने इस चिन्ह को परिवर्तित कर दिया है। हेडलाइन बनती है कि रुपी का सिंबल परिवर्तित हो चुका है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अब हमारे नोट पर दिखने वाला रुपी का निशान, जो कि सन 2010 में अप्रूव किया गया था, क्या वो बदल गया है? नंबर 1। और अगर नहीं बदला है तो क्या उसे किसी राज्य सरकार के द्वारा बदला जा सकता है? नंबर 2। और नंबर 3, अगर ऐसा नहीं है तो यह सारा मामला असल में है क्या? तो आज के सेशन में इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा है भारत के दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु से। सारी बातें विस्तार से आपके सामने रखेंगे। तो चलिए पूरा मसला विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, तमिलनाडु के अंदर डीएमके पार्टी की सरकार है। हर राज्य सरकार जिस तरह से अपना बजट पेश करती है, ऐसे ही तमिल सरकार के द्वारा भी 2025 का बजट पेश किया गया। इस बजट में जो रुपये की जगह थी, जहां पर रुपया प्रतीक चिन्ह बनाया गया था, उसे परिवर्तित करके उसके स्थान पर तमिल रूप में रुपए को लिख दिया गया। और इस तरह से करके उन्होंने बकायदा इसका प्रचार किया कि हमने अपना बजट पेश किया और उस पे जब बजट के अंदर रुपए का साइन हटाकर हमने उसे तमिल लिपि के अंदर लिख दिया है। इस बात को बकायदा इन्होंने पेश किया तो उसके साथ ही राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी के वहां पर मुखिया हैं फिलहाल के लिए, अन्नामलाई, उन्होंने इस विषय पर सवाल भी किया और पूछा कि साहब, आपका ये जो चिन्ह है जिसे आपने बदल करके कुछ इस तरह से लिख दिया है, यह लिखना आपकी बेवकूफी में शुमार होगा। अब यह कैसे शुमार होगा? क्या स्टैंड है बीजेपी का? क्या स्टैंड है केंद्र सरकार का? क्या वास्तविकता में तर्कसंगत है? आज के सेशन में हम सारी बातों की चर्चा करना चाहेंगे। निर्मला सीतारमण जी ने भी बकायदा इस बात को हाईलाइट करते हुए कहा कि सन 2010 में आप ही लोगों ने रुपए के इस चिन्ह को डीएमके ही पार्टी के एक विधायक के पुत्र, जिनका नाम था उदय कुमार, जिसके द्वारा बनाए गए रुपए के इस चिन्ह को यूपीए सरकार में स्वीकार किया था। लेकिन अब जब आपके यहां इलेक्शन है, तब आप हमारे इस चिन्ह को परिवर्तित करने की बातें कर रहे हैं। खैर, हम इस पूरी कहानी को आपको शुरू से शुरू करते हुए चलते हैं। आपने और हमने संभवतया रुपए के इन सभी रूपों को देखा है। हमने 1 रुपया के साथ में रुपी शब्द लिखे भी देखा है। हिंदी में उसे रुपया भी लिखा हुआ देखा है। सिंबल ऑफ रुपया, इससे पहले रुपए इसी तरह से लिखा जाता था। वर्ष 2010 में भारत ने इस रुपया को बिल्कुल वैसे ही, जैसे डॉलर को दिखाने के लिए आप एक साइन चुनते हैं, जैसे पाउंड के लिए एक साइन है, येन के लिए एक साइन है, रेनमिंबी के लिए एक साइन है, वैसे ही हमने रुपया के लिए एक साइन अलॉट करने का कंटेस्ट जारी किया, एक प्रतियोगिता रखी कि हम अपने इस सिंबल को, रुपया को सिंबलाइज कैसे करें। जब हम तुरंत डॉलर बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये डॉलर है, तो ऐसे ही रुपया को अगर रिकॉग्नाइज करना हो तो उसे कैसे करें। तो इसके लिए एक सिंबल प्रतियोगिता रखी गई भारत सरकार के द्वारा सन 2010 में। तब मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, और उस यूपीए गवर्नमेंट के अंदर डीएमके, जो कि तमिलनाडु की पार्टी, वर्तमान सत्तारूढ़ जो पार्टी है, वो सहयोगी दल के रूप में हुआ करती थी। उस दौर में जब यह प्रतियोगिता रखी गई, उस प्रतियोगिता में रुपए के तमाम सिंबल्स के बीच में इस सिंबल को फाइनली सेलेक्ट किया गया कि रुपया आने वाले समय में इस तरह से पहचाना जाएगा। 15 जुलाई 2010 के बाद इस सिंबल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया गया। जिन्होंने यह सिंबल बनाया था उनका नाम उदय कुमार था। उदय कुमार सन 2010 में आईआईटी बॉम्बे में पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे। वर्तमान में ये उदय कुमार आईआईटी गुवाहाटी में प्रोफेसर लगे हुए हैं। आईआईटी मुंबई के इन पोस्ट ग्रेजुएट के जो पिता हैं, ये डीएमके के अंदर पूर्व एमएलए थे, यानी कि इनके पिता का भी डीएमके के साथ कनेक्शन रहा।
उदय कुमार को आरबीआई की तरफ से 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया गया। इस बकायदा इस काम के लिए 3,331 रेस्पॉन्स आए थे, जिनमें से उदय कुमार का रेस्पॉन्स चूज किया गया था। 2010 में इस चिन्ह को लेने से पहले 22 आधिकारिक भाषाओं में से, जिसमें से तमिल भी एक भाषा है, उन सब में से लिपियों को ढूंढ करके इसे बनाया गया था। इसमें आर शब्द देवनागरी लिपि से था और दूसरे आर जो अंग्रेजी में लिखते हैं अपन आर, उस आर के एक लाइन को खींच करके इसे इस प्रकार से लिख दिया गया था। इस पूरे प्रक्रिया के अंदर 2010 की यह न्यूज मायने रखती है, जब भारत ने अपना सिंबल रिकॉग्नाइज किया, दुनिया भर की यह सुर्खी बना कि भाई भारत में भी अब रुपये का एक सिंबल होगा, और यह पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छे से अपनाया गया। शब्द स्वरूप में जब लिखूंगा तो ऐसा होगा, सिंबल स्वरूप में लिखा जाएगा तो इस तरह से होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप 100% को ऐसे भी लिखते हैं और आप 100% को इस तरह से भी लिखते हैं, तो प्रतिशत का सिंबल जो है वो आपके काम को आसान कर रहा है। अर्थात यहां पर रुपया को रिप्रेजेंटेशन इस रूप में मिला, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि यह वाला जो लिखा गया है वो गलत हो जाएगा। यह सिंबलाइज किया गया था, जैसे चीजों को सिंबलाइज किया जाता है। जैसे आप एंड को एज एन सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हुए दिखते हैं, डॉलर को आप इस तरह से सिंबलाइज करते हुए दिखते हैं। फिलहाल के लिए आरबीआई ने इसे अपना लिया और अपनाकर बकायदा उदय कुमार को प्रॉपर तरीके से सम्मानित किया। ये चिदंबरम जी हैं जो सम्मानित करते हुए आपको उदय कुमार को दिखाई दे रहे हैं। आज ये तस्वीरें क्यों वायरल हो रही हैं? क्योंकि बीजेपी को, डीएमके को कहने के लिए ये तस्वीरें काम आ रही हैं। वो कह रही हैं, याद करिए अपना समय जब आप ही ने इसकी ताली बजा करके इस लिपि की तारीफ की थी। और याद दिलाया जा रहा है एम करुणानिधि को। ये करुणानिधि कौन है? ये स्टालिन के फादर हैं। स्टालिन कौन है? वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम, आप स्वर्गीय हो चुके हैं। इनके साथ जो बैठे हैं उदय कुमार, ये इनसे प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं। आपने इन्हें तमिल गौरव तक कहा और कहा कि आपका बनाया चिन्ह आज भारत की पहचान बन रहा है। लेकिन राजनीति देखिए कि 2010 से 25 आते आते इसके साथ भी तमिलनाडु को दिक्कत होने लगी, अर्थात बाप से बेटे को दिक्कत होने लगी। खैर, राजनीति है। इस राजनीति के चलते एम के स्टालिन फिलहाल फायर में हैं और उन्होंने अपनी तरफ से अपने राज्य के बजट में जहां रुपया सिंबल लिखना था, उस रुपया सिंबल को तमिल लिपि के रुपी से रिप्लेस कर दिया। तो साहब, यह राजनीति किस बात की है? राजनीति है हिंदी बनाम तमिल की। अब यह क्या कहानी है? असल मायने में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई थी, जिसे आप एनईपी के नाम से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। सन 2020 में जारी इस राष्ट्रीय नीति में तय हुआ कि हर राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पालना में त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाना होगा, यानी कि ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी अपनानी होगी। ट्राई लैंग्वेज का मतलब भाषा में आपको 3 तरह की भाषाएं बच्चों को स्कूलिंग के दौरान पढ़ानी होंगी। पहली भाषा उसकी मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा हो सकती है। दूसरी भाषा हिंदी या फिर भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से कोई भी भाषा हो सकती है जो शेड्यूल 8 में लिखी गई हैं। और नंबर तीसरी अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा हो सकती है। भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित इन 3 भाषाओं का जो असल उद्देश्य था वो यही था कि राज्य अपनी स्थानीय भाषा भी ना भूले और एक अन्य भाषा सीखकर वो भारत के अन्य राज्यों के साथ भी बढ़िया तरीके का संवाद कर पाएं। इस भाषा पर छिड़े विवाद को मैं ऑलरेडी 6 मार्च को अपने सेशन में जो अपनी पाठशाला पर किया गया था वहां पर डिटेल में समझा चुका हूं। लेकिन आप अगर इसे नहीं देखे हो तो मैं एक हल्का सा रिवीजन यहां पर भी दे दूंगा। फिलहाल के लिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी को एम के स्टालिन नहीं अपनाना चाहते। उनका कहना है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर उनके राज्य में सेकंड भाषा के रूप में हिंदी को इंट्रोड्यूस कराना चाहती है। यह विवाद कहां से छिड़ा? यह विवाद छिड़ा जब 15 फरवरी को वाराणसी के अंदर केंद्रीय मंत्री प्रधान साहब जो हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने लैंग्वेज पॉलिसी के नाम पर तमिलनाडु से कहा कि यदि आप 3 लैंग्वेज पॉलिसी नहीं अपनाते हैं तो केंद्र के द्वारा दिया जाने वाला 2400 करोड़ रुपए का
समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो पैसा दिया जाता है वो राज्य सरकार को नहीं दिया जाएगा। इस बात को लेते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जब यह बयान दिया गया तो ऐसे में एजुकेशन मिनिस्टर का यह बयान राज्य सरकार को बड़ा अखरा। उनको लगा कि आप हमें बार्गेन कर रहे हैं कि या तो तीसरी भाषा लागू करो, नहीं तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। सवाल फिर बनता है, तो तमिलनाडु में कितनी भाषाएं चलती हैं? तमिलनाडु के अंदर ऑलरेडी 2 भाषाएं ही चलती हैं, उसमें से एक वो अंग्रेजी मानते हैं और एक वो तमिल मानते हैं। उन्हें थर्ड भाषा के रूप में केंद्र सरकार ने हिंदी की नहीं कहा, लेकिन स्टालिन का मानना है कि तीसरी भाषा स्वाभाविक रूप से स्कूल हिंदी ही चुन लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी पूरे भारत में स्वीकार्य भाषा के रूप में देखी जाती है, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में देखी जाती है। ऐसे में ये थर्ड भाषा को लाना ही नहीं चाहते। केंद्र का तर्क है कि आप हिंदी मत लाइए, आप संस्कृत ले आइए, आप तेलुगु ले आइए, आप उड़िया ले आइए, जो भी भाषाएं हैं उनमें से कोई भी भाषा आप लेकर आइए, हम हिंदी पर नहीं अड़ रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो दिशा पकड़ी वो ये थी कि आप हिंदी को जबरन थोपने के लिए ये तीसरी भाषा का प्रावधान लेकर आए हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया। इस पर स्टालिन ने कहा कि यदि केंद्र चाहता है कि हम भाषा का युद्ध लड़ें तो हम युद्ध लड़ने को तैयार हैं, हम तीसरी भाषा स्वीकार नहीं करेंगे। वी आर रेडी टू फाइट अनदर लैंग्वेज वॉर। इसके लिए ये तैयार हो गए। इन्होंने कहा हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, आप आइए हमसे भाषा वॉर करिए, हम हिंदी नहीं अपनाएंगे, हम 3 भाषा फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे। केंद्र अपनी जगह स्पष्ट है कि आप नहीं अपनाओगे तो पैसा केंद्र से नहीं पाओगे। तो क्या कोई राज्य केंद्र की बात को इग्नोर कर सकता है? नहीं, एक हद से अधिक नहीं। अगर वो इस तरह की चीजें करते चले गए तो केंद्र के पास फिर राज्य के संविधान, केंद्र के संविधान को ना मानने के ऊपर राष्ट्रपति शासन तक लगाए जाने की ताकत है। लेकिन उनके यहां अगले साल चुनाव हैं, ऐसे चुनावी राजनीति में वो भी चाहेंगे कि चुनाव पहले ही इस विवाद पर हो तो तमिल बनाम हिंदी की जो लड़ाई है उसमें वो तमिल वोट्स को एक साथ करने में कामयाब हो। मैं बहुत पहले की ही एक राज्य की बात यह बता देता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही वहां एक भी सीट पाने में कामयाब ना रही हो, लेकिन वोट प्रतिशत 18.5% पाने में कामयाब रही थी। एआईडीएमके का सरका हुआ वोट बीजेपी को मिल गया था। हालांकि सीट में भले ही कन्वर्ट ना हुई हो, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो संभव है कि बीजेपी तमिलनाडु के अंदर अपनी सीट निकालने में कामयाब हो जाए। यही कारण है कि बीजेपी को हिंदी पार्टी दिखाकर स्टालिन हिंदी बनाम तमिल से अपने राज्य की जनता को एक छत्र, एक साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हिंदी बनाम लड़ाई में रुपए को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो संभवतया आप लोगों को अब यह बात समझ में आ गई होगी कि विवाद क्यों है और विवाद क्या है। अब सवाल आता है बड़ा कि क्या कोई राज्य ऐसा कर सकता है? क्या किसी राज्य के पास रुपए के चिन्ह को बदलने का अधिकार है? तो अब यहां पर 2 बड़े प्रश्न हैं। पहला, जो हमारा नोट होता है उस पर एक चिन्ह लगा होता है, एक तो नोट पर लगा हुआ है और एक हमारी किताबें लिखी गई हैं। उन किताबों में जो शब्द लिखे गए हैं, किताबें जैसे बजट, राज्य का अपना डॉक्यूमेंट है, राज्य का जो बजट है उस डॉक्यूमेंट में जहां जहां रुपए का जिक्र है मैं उसे तमिल चिन्ह के रूप में रिप्रेजेंट कर दूं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मैं 100 रुपए को ऐसे लिखकर रिप्रेजेंट करूं या फिर जो तमिल रूप में जैसा दिखाया गया है वैसे रिप्रेजेंट करूं। तो यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है कि यहां नोट पर चिन्ह बदलने की बात नहीं हुई है, इनकी किताबों में या फिर जो बजट जो किताब थी उसमें इसको परिवर्तित किया गया है। लेकिन सवाल वहीं की वहीं है कि क्या किसी राष्ट्रीय चिन्ह को बदला जा सकता है? इस तरह से बदला जा सकता है? तो तार्किक आंसर यह है कि केंद्र सरकार ने अभी तक रुपए के इस चिन्ह को, एक्सपर्ट्स की अगर राय जाने, जो कि हमें अभी जानकारी न्यूज पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और हमारी रिसर्च में निकल कर आई, वो ये है कि भारत में राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर दुरुपयोग की रोकथाम एक्ट 2005 बना हुआ है, जो 2007 में अपडेट भी हुआ। उस एक्ट के सेक्शन 6 के क्लॉज 2 सब क्लॉज एफ में इस बात का भी जिक्र है कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों के डिजाइन में बदलाव कर सकती है, लेकिन यह केंद्र सरकार के लिए है, राज्य सरकारों के लिए नहीं। वहीं दूसरी बात, रुपए का यह जो चिन्ह हमने आपको बताया,
ये वाला चिन्ह फिलहाल के लिए राष्ट्रीय चिन्ह में नहीं है। जैसा हमें जानकारी में निकल कर आया वो ये है कि राष्ट्रीय चिन्ह में अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा बदलाव नहीं किया गया है। अब अगर चाहे तो केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में रिकॉग्नाइज करा सकती है, उसके पास ये पावर है। और जब वो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में रिकॉग्नाइज करा सकती है तो फिर राज्य पर अवमानना का भी मामला चला सकती है। पहला मामला तो ये हुआ। अब यही सवाल जब उनके राज्य के उस व्यक्ति से पूछा गया तो उम्मीद है कि आपको यह विषय वस्तु क्लियर हुई हो कि राज्य ऐसा कार्य नहीं कर सकते। अपनी किताबों में उन्होंने अगर किया है तो वो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जिस रुपए को हम मान रहे हैं, पहले केंद्र उसे राष्ट्रीय चिन्ह मानना शुरू करे और उसे रिकॉग्नाइज करे अपने एक्ट के अनुसार कि यह राष्ट्रीय चिन्ह है, और उस पर अगर कोई चेंज होता है तो फिर राज्य सरकार को उसके लिए दोषी ठहराया जाए। क्योंकि फिलहाल के लिए प्राप्त जानकारी के अनुसार वो रुपए राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं है, तो अपनी पुस्तकों में उसे कैसे दिखाते हैं यह मसला नहीं बनता। वहीं दूसरी ओर रुपए के ऊपर लिखा हुआ आर नहीं परिवर्तित हो रहा है, तो यह केवल एक लोकल राजनीति का परिणाम है। ठीक है, इनकी बयान की वैसे तो फिलहाल आवश्यकता नहीं है, बस ये तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि लोकल मुद्दा है, इस पर हम क्या ही कह सकते हैं। कुल मिलाकर के इस पर अब राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। बजट आया है तो बजट पर ध्यान भी इन्होंने आकर्षित कर लिया। कुछ लोगों ने निर्मला सीतारमण जी के कुछ पुराने ट्वीट्स निकाले और उसमें उन्होंने ट्वीट्स में इनके इस ही चिन्ह को हाईलाइट किया कि आपने भी कभी रुपी को इस तरह से प्रेजेंट किया था। अब ये तो इसका जवाब खुद दें। कुछ लोग निकाल कर ला रहे हैं कि रुपी को गुजराती में कभी इस तरह से दिखाया गया था। हम इनकी सत्यता तो प्रमाणित नहीं करते, लेकिन फिलहाल जिस तरह की सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं वो ये हैं कि इस बात को लेकर बहस लंबे समय से लोकल राजनीति में बनी है। यही कारण था कि इस सिंबल को बनाया तो गया, लेकिन इसे किसी पर्टिकुलर सिंबल के रूप में नॉमिनेट नहीं किया गया, राष्ट्रीय चिन्ह नहीं बनाया गया, क्योंकि चिन्ह बनने के बाद में इसके साथ बहुत सारी चीजें और टेक्निकल जुड़ जाती। खैर, अब एक बड़ा सवाल कि आफ्टर ऑल एक चिन्ह पर इतना बवाल क्यों? अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो क्या तमिलनाडु के अंदर जो आरबीआई के नोट छपके जा रहे हैं वो नोट अब रुपए को इस चिन्ह में ना दिखाकर इनके तमिल लिपि में लिखे गए रुपी के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे क्या? आंसर है नहीं। तो फिर ये अपनी किताबों में या फिर जो बजट डॉक्यूमेंट आया है वहां पर रुपए के सिंबल को जो अपन देख रहे हैं उस रूप में ना लिखकर तमिल रूप में लिख रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो इन्होंने अपनी राज्य की जनता का काम बढ़ा दिया। आरबीआई द्वारा छपे नोटों पर तो रुपया होगा वैसे ही जैसे आप और हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो पुस्तकें हैं या फिर इनके जो बजट डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें रुपया इनकी तमिल लिपि में लिखा जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि रुपए की जो असली लड़ाई है वो नोट पर नहीं है। अगर ऐसा ही है तो तमिलनाडु के इनके समर्थकों को करना क्या चाहिए कि साहब अपना गुस्सा नोट पर लिखे आर को भी काला करने में लगा देना चाहिए। ऐसा अगर वो करेंगे तो वो करेंसी विहीन हो जाएंगे, क्योंकि फिर करेंसी मान्य नहीं होगी, उस पर लगी शाही मान्य नहीं होगी, तो इन्हें इस रुपए की असल ताकत पता चलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये रुपए पर लिखा हुआ आर नहीं मिटा रहे, उसको अपनी किताबों में जैसा लिख रहे हैं वहां पर परिवर्तित कर रहे हैं, जो कि महज एक राजनीति है। हम और आप केवल यह समझें कि जब चुनाव होता है तब कुछ इस तरह से होता है और जब चुनाव नहीं होता तो रुपए का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, बात चुनाव की है तो इनके यहां चुनाव अप्रैल से मई 2026 में होने हैं। 234 विधानसभा सीटों के लिए होने हैं। 234 में से फिलहाल डीएमके 134 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर बैठी है। अपोजिशन में एआईडीएमके है, लेकिन एनडीए भी 13 सीटों के साथ बैठी है। वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंटेज मतलब पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 7 करोड़ की पॉपुलेशन वाला ये जो राज्य है यहां पर वोटिंग के हिसाब से बढ़िया परसेंटेज वोट है और हिंदू वोटर्स की जो संख्या है वो यहां पर 87.58% है। साथ ही साथ में अगर हम बात लोकसभा चुनावों की करें तो लोकसभा चुनावों में बीजेपी का पहले कभी खाता नहीं खुला, लेकिन इस बार वोट परसेंटेज में जो 18.5% तक की रीच आई, जिसमें निश्चित ही डीएमके के वोट शेयर घटे थे, 53 से 47 तक की यात्रा हुई, लेकिन एआईडीएमके के जो वोट शेयर हैं उसमें काफी ज्यादा सेंध मारने में बीजेपी कामयाब हुई थी।
वोट शेयर कामयाब हुई थी, वोट में मतलब सीट में भले ही कन्वर्ट ना हुई हो। तो आने वाले समय में इसको मुख्य विपक्षी दल के रूप में ये दोनों दल दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा आने वाले चुनाव में किस तरह से ये बातें लोकल राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचती हैं। बात राष्ट्रीय राजनीति की हो तो एम के स्टालिन ने विधानसभा चुनावों में से पहले जो लोकसभा चुनाव 24 के हुए थे, उस समय इन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया था जिसमें इन्होंने यह कहा था कि अगर यूपीए सरकार सत्ता में आती है तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर वापस से राज्य का दर्जा लेकर आएंगे, साथ ही साथ में नई एजुकेशन पॉलिसी को खत्म करेंगे, आर्टिकल 361 के अंदर हम लोग उसको अमेंड करेंगे, साथ ही साथ में जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है उसे हम हटाएंगे और हर 5 साल के अंदर हम जनगणना करवाएंगे। फिलहाल के लिए ये इनके सपने ही थे, क्योंकि अब सत्ता में नहीं है तो मैनिफेस्टो ही रह गए। आने वाले समय में देखना होगा कि सत्ता परिवर्तन जब होगा तब ये किस तरफ जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से भी इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें